सबको स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेक पेन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैक पेन, ऑलमोस्ट नेक पेन भी सेम वैसा ही है, बस थोड़ी बहुत कुछ चीजें डिफरेंट है, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। It is a common complaint and tend to occurs with increasing frequency after the age of 30. ठीक है, और मोस्टली जो होती है दे आर शॉर्ट लिव एंड नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाती है। सिंपल नेक पेन की होती है, आप रात को मे बी गलत पोस्चर में सो गए हो और यू आर यूजिंग योर फोन, आप नेक फ्लेक्स करके फोन यूज करें, इस तरह से करके कोई भी किसी भी वजह से हो सकती है। जो मोस्टली होती है वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, एंड दे आर सेटल्ड विदाउट एनी मेडिकेशन। कभी कभी कोई आपको थोड़ी बहुत पेन किलर लेनी पड़ती है, बट नॉन ऑपरेटिवली सेटल हो जाती है। ठीक है, अब डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन क्या है? जो नेक में हमारी वर्टिब्री है वो वाला जो पार्ट है उसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इज एन एज रिलेटेड प्रोसेस दैट अफेक्ट्स मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है कि एज रिलेटेड डिजेनरेशन शुरू हो जाती है ऑफ द वर्टिब्री। जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिब्री है उसकी एज रिलेटेड डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होता है? द स्पेक्ट्रम इज इट कैन वेरी फ्रॉम सिंपल एक्सियल पेन टू रेडिकुलोपैथी टू फ्रैंक माइलोपैथी। ठीक है, एक्सियल नेक पेन क्या होती है कि सिंपल जो नेक तक लिमिटेड है, ठीक है, नेक से वो मे बी बेस ऑफ स्कल तक जा रही है, उसको हम सिंपली एक्सियल नेक पेन कहते हैं। रेडिकुलोपैथी इज कि किसी भी वजह से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल के जा रही है, एक नर्व निकल रही है टू सम एरिया सप्लाई करने के लिए, वो नर्व वहां पे इम्पिंज हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो वो क्या करेगी? जिस जगह पे वो जा रही थी उस जगह की आपके पास या तो नमनेस, टिंगलिंग, वो सब होगा, उसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। यानी नर्व रूट इंजरी है, कोई एक नर्व थी जो जा रही थी वो कंप्रेस हो गई किसी भी वजह। ठीक है, दैट इज रेटिकुलोपैथी। एंड फ्रैंक माइलोपैथी इज कि ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड ही थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। वो किसी भी वजह से कंप्रेस हो सकता है कि थोड़ी सी जो है वर्टिब्री आगे पीछे हो गई, या स्टेनोसिस हो गया स्पाइनल कैनाल का, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, उसके अलावा आप साथ साथ डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्टडीज करेंगे। ठीक है, और जो है सिम्टोमेटिक सर्वाइकल डिजेनरेटिव डिजीज है, अगर तो पेशेंट को साथ कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मींस के साथ कोई नर्व
डैमेज है, इस तरह का कोई मसला नहीं है, कहीं पे नमनेस, कोई एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको नमनेस पे नहीं फील हो रही, इसका मतलब है कि न्यूरल कॉलम इज इंटैक्ट। तो फिर वो जो नेक सर्वाइकल डीजनरेटिव डिजीज है उसमें हमने बस पेशेंट को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का कहते हैं, ठीक है, यानी वो आप नॉन ऑपरेटिवली मैनेज कर सकते हो। लेकिन हम सर्जरी की तरफ कब जाते हैं, अगर रेडिकुलोपैथी या माइलोपैथी, ठीक है, क्योंकि अब हमने रोकना, अगर माइलोपैथी कंटिन्यूड होगी तो उससे भी इट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द कॉर्ड एंड द नर्व्स एंड रेडिकुलोपैथी। अब जो सिंपल नेक पेन है वो तीन तरह की हो सकती है, ठीक है। एक में एक्सियल नेक पेन है, उसमें क्या है कि सिंपल नेक की जो आपकी नॉर्मल एक पेन है दैट इज द एक्सियल नेक पेन, ठीक है, वो ऊपर बेस ऑफ स्कल तक या नीचे ट्रेपीजियस मसल तक जा सकती है। देन देयर इज सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, उसमें क्या होता है, इट इज द कंप्रेशन ऑफ अ नर्व रूट, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से नर्व रूट निकलती है ना दोनों साइड से, तो वो जो एक नर्व रूट है वो कंप्रेस हो जाए किसी भी वजह से, with pain radiating down the arm in an anatomical distribution, ठीक है। अब जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है उससे हमारा बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस, और वो किसको सप्लाई करता है, आर्म को, ठीक है। तो वो रेडिकुलोपैथी क्या होगी कि आर्म के किसी एक पार्ट में आपको पेन फील होगी, यानी वो वाली नर्व रूट इंफेक्शन। And cervical myelopathy is the dysfunction of the spinal cord. This may be caused by cord compression, vascular abnormalities या both, ठीक है। myelopathy means कोई specific nerve root नहीं, overall जो spinal cord है आपका वो affect हो रहा है एक जगह, हो सकता है वहां पे spinal cord की blood supply alter हो गई हो, वहां पे blood ना पहुंच रहा हो, उसके अलावा simple cord compression की हो सकती है। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस इसका क्या है, नंबर वन इज डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है अगर वो डीजनरेट कर जाएगी तो आपस में जो दोनों वर्टिब्री है उनके दरमियान जो कुशन था वो खत्म हो जाएगा, जिससे उनके दरमियान फ्रिक्शन इंक्रीजेस, और थोड़ी सी भी पेशेंट अपनी नेक मूव करता है या कोई भी मूवमेंट करता है तो उससे नेक पेन पेशेंट को स्टार्ट होता है। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस विद द रिजल्टिंग डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द डिस्क, नॉर्मली इट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मली भी विद एज डीजनरेशन ऑफ द डिस्क स्टार्ट हो जाती है, एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ डाइविंग और हेवी वेट लिफ्टिंग। लेकिन जिन पेशेंट का हेवी वेट लिफ्टिंग या डाइविंग का काम होता है उनमें प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। नाउ द स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड विद इन द नेक इंक्लूड्स, अगर नेक में हम कहते हैं कि नेक पेन या डीजनरेशन हो रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क इटसेल्फ। नंबर टू, ज़ाइगोफिजियल जॉइंट क्या होता है कि जो दो वर्टिब्री है ना, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, उनके दरमियान जो जो जॉइंट बनते हैं ना उनको हम कहते हैं, ठीक है। जो उनके ये जिस तरह से ये ऊपर वाली वर्टिब्री का और ये नीचे वाली वर्टिब्री का इस तरह से मिलके जो जॉइंट बन गए उसकी बात है। जॉइंट्स विद एसोसिएटेड फैसेट कैप्सूल्स, लिगामेंट, मस्कुलेचर, न्यूरल एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चेंजेस कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। नॉर्मली हमारे जो नेक का स्पाइन है उसमें थोड़ा सा आपको कर्व मिलता है, लेकिन जब डिस्क डीजनरेशन शुरू हो जाती है तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ दैट कर्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वो वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर ऐसी सीधी सीधी पड़ी होती है। वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी उसकी डीजनरेशन है जिसकी वजह से लॉस ऑफ द कर्व ऑफ नेक हो सकता है। ये नॉर्मल डिस्क की इतनी वो होनी चाहिए लेंथ, ठीक है, इतनी थिक होनी चाहिए, बट हियर यू कैन क्लियरली सी दैट द डिस्क हैज डीजनरेटेड यहाँ पर। ये नॉर्मल है, और ये देखो ये वाली इतनी पतली होगी क्यों, क्योंकि डीजनरेशन ऑफ द डिस्क स्टार्ट हो गई। अब हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था, जैसे जब डीजनरेशन ड्यू टू वेयर एंड टेयर या एजिंग प्रोसेस होती है तो क्या होता है, द बोन ट्राइज टू रिपेयर इटसेल्फ, जिसकी वजह से इस तरह से बोनी स्पर्स बनना शुरू हो जाती है, ये बोनी स्पर्स से बनना शुरू हो जाती है, इसमें भी बना, ठीक है। अब नंबर टू क्या है, अक्यूट हर्निएशन ऑफ द डिस्क। एक हमने नंबर वन पढ़ा था सिंपल जो एजिंग का प्रोसेस था, दैट वाज डीजनरेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नंबर टू इज herniation of the disc हो सकती है, ठीक है। नाउ acute herniation of the disc material posteriorly may result in the impingement of the nerve root and or spinal cord, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व निकल रही है इस साइड की इस साइड की, अगर ये जो डिस्क है ये इस जगह पे जाके आपकी वो करेगी, हर्निएट करेगी, तो इट विल अफेक्ट द ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, फिर वो माइलोपैथी होगी। लेकिन अगर वो इस नर्व रूट को, जो एक नर्व जा रही है टू सम पार्ट ऑफ द आर्म, उसको अफेक्ट करेगी तो वो रेडिकुलोपैथी होगी।
ठीक है, the distribution of pain in cervical radiculopathy often fits a dermatological distribution characteristic for each nerve group. अभी मैं आपको आम के डर्मेटोम्स भी दिखाऊंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि पेन किस तरह से ट्रैवल करती है. The third process is cervical spondylosis. It involves loss of disc space height. ठीक है, इसमें भी सिंपली क्या है कि जो डिस्क स्पेस है वो नैरो हो रही है. ठीक है, इट कुड बी ड्यू टू एनी कॉज. पहले हमने जो एजिंग की वजह से पढ़ा था, इसमें इट कुड बी ड्यू टू एनी कॉज, लेकिन जो डिस्क स्पेस है वो कम हो रही है as a result of degeneration within the disc and the decreased intervertebral height, with osteophytes forming along the area of the disc as well as posteriorly along the hip. ठीक है, अब उसमें जो था हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू एजिंग. ठीक है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है वो एजिंग रिलेटेड भी हो सकता है या ड्यू टू एनी अदर थिंग एज वेल, कि वो जो डिस्क का मटेरियल है इट कुड सिंपली लीक आउट. अगर वो लीक आउट कर देगा तो डिस्क हमारे पास डिस्क स्पेस खत्म हो जाएगी. ठीक है, और इस तरह से आपको बोनी स्पर्स भी बने हुए नजर आएंगे, ये जिस तरह से ये बोनी स्पर्स दिखते हैं. Now, how will the neck pain manifest itself? Signs and symptoms. The neck pain is a pain that is perceived by the patient as existing primarily within the axial portion of the spine. ठीक है, इनमें अच्छा अब जो पेन है ना वो पेशेंट को एक्सियल पोर्शन, एक्सियल यानी जो स्पाइन का हमारा बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है वहां से पेन शुरू होगी. ठीक है, एंड इट कैन रेडिएट टू द बेस ऑफ द स्कल. ऊपर बेस ऑफ स्कल तक जा सकती है और नीचे पेरिस्कैपुलर रीजन, दोनों स्कैपुलर के जो दरमियान का रीजन है वहां तक जा सकती है. ठीक है, ट्रेपीजियस मसल को इन्वॉल्व कर सकती है, पोस्टीरियरली आप कह सकते हो जो पोस्टीरियरली हमारे मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकती है. ठीक है, अब वो ये कुड बी लिमिटेड टू अ फोकल एरिया या मोर ग्लोबल रीजन के ओवरऑल डिफ्यूज्ड पेन हो सकती है कि आपको पूरी बैक में फील होती है. ठीक है, नाइट पेन इज कॉमन बिकॉज द नेक बिकम्स अ वेट बेयरिंग एरिया. नाइट के टाइम ज्यादा होगी क्योंकि व्हेन यू लाई डाउन तो जो सारा का सारा आपकी हेड का वेट है वो आपकी नेक पे पड़ जाता है. ठीक है, उसकी वजह से एट नाइट जो है पेन ज्यादा होती है पेशेंट को. अच्छा, अब हमने सबसे पहले आपने देख लिया पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स हमने पूछ लिए. ठीक है, हिस्ट्री से आपने. देन वी मूव टुवर्ड्स द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, नाउ द फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स नोटिंग द पोजीशन इन व्हिच द नेक इज हेल्ड. When there is severe neck spasm, the head will be flexed laterally to that side or even rotated. ठीक है, आपने देखना है कि पेशेंट ने जब पेशेंट आपके पास आया उसने अपनी नेक किस पोजीशन में रखी हुई है. नंबर 2, यू हैव टू सी कि अगर आप लेटरली फ्लेक्स करते हो तो पेशेंट को पेन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है. ठीक है, आपने सब कुछ नोट कर. Muscle spasm can often be visualized and can be palpated posteriorly along the paraspinal musculature. अक्सर ये होता है कि कोई मसल स्पैज्म में हो तो आप उसको पैल्पेट कर सकते हो क्योंकि वो हार्ड हुआ होता है और उस एरिया में टेंडरनेस भी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि मसल स्पैज्म. ठीक है, उसके अलावा आपने सब कुछ देखना. हमने इंस्पेक्शन देख लेनी है, पीछे आपने नेक के जितने मसल्स हैं पैरास्पाइनस मसल्स उनकी हमने इंस्पेक्शन कर लेनी है, साथ साथ ट्रेपीजियस की, शोल्डर मसल्स, जितने भी मसल्स हैं कि कोई एट्रोफी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी वजह से रेडिकुलोपैथी की वजह से एक साइड की नर्व सप्लाई खत्म हो गई और वहां पे एट्रोफी हो गई. ठीक है, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का मकसद ये कि आपने देख लेना पेशेंट ने नेक को किस पोजीशन में रखा हुआ है. ठीक है, नंबर 2 आपने लिटरली नेक को रोटेट करके देख लिया. ठीक है, उसके बाद आपने स्पैज्म्स के लिए चेक कर लिया. देन यू शुड लुक एट द पैरास्पाइनस मसल, जो स्पाइनस प्रोसेस के साथ साथ मसल्स चल रहे हैं वो. देन ट्रेपीजियस डेल्टोइड मस्कुलेचर को आपने देख लेना टू रूल आउट एट्रोफी. ठीक है, उसके बाद आपने स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर शुड बी टेस्टेड. ठीक है, आपने शोल्डर वाली एग्जामिनेशन भी कर लेनी. अब रेंज ऑफ मोशन आप कैसे नेक की चेक करते हो. अब नेक में आपको क्या क्या मोशन मिल सकता है. इंक्लूड्स फ्लेक्शन, यानी अगर आप सामने की तरफ नेक को बेंड करो. एक्सटेंशन, नेक को स्ट्रेट करना, दैट इज द एक्सटेंशन. रोटेशन, आप राइट और लेफ्ट की तरफ जब देखते हो दैट इज सिंपली रोटेशन. एंड लेटरल बेंडिंग, जैसे अगर आप फोन कान को लगाते हो यूं करके तो उस तरह लेटरली आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो, दैट इज द लेटरल बेंड. ये मूवमेंट्स है जो आपको मिल सकती है इन द नेक. ठीक है, हमने क्या करना है, नॉर्मल फ्लेक्शन देखनी है. उसमें आप पेशेंट से कहोगे कि अपनी चिन से दे हैव टू टच देयर चेस्ट. ठीक है, अगर विदाउट पेन पेशेंट कर लेता है, इजीली कर लेता है तो हम कहेंगे हाँ फ्लेक्शन इज नॉर्मल इन द नेक. देन नॉर्मल नेक एक्सटेंशन,
नॉर्मल नेक एक्सटेंशन में आपने पेशेंट को कहना है नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीपिट है दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल, वो क्या करेगा C7 स्पाइनस प्रोसेस के लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन इज नॉर्मली 70 डिग्रीज बायलैटरल, यानी आपने राइट साइड पे देखना है तो आप 70 डिग्री तक सिर्फ रोटेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रोटेट होगी आपकी नेक ऑन ईच साइड। लेटरल बेंडिंग इज 50 to 60 डिग्रीज बायलैटरल, ठीक है। अगर आप कोशिश करो तो आप पूरी तरह से अपने शोल्डर को टच नहीं कर सकते until and unless आप शोल्डर को खुद रेज ना करें, ठीक है। तो जस्ट 50 to 60 डिग्रीज बायलैटरली लेटरल बेंडिंग हो सकती है। फिर हमने देख लेना कि कैरोटिड पल्सेस चेक कर लेनी है आपने पेशेंट की, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स देख लेने कि कोई लिम्फ नोड डिजीज तो नहीं है। Cervical radiculopathy implies pain traveling on the basis of an anatomical distribution to the shoulder or down the arm. हमें पता है कि जो cervical vertebrae वाले portion से spinal cord nerves निकलेंगी, the spinal nerves they will form brachial plexus. अब brachial plexus दो जगह supply करता है, shoulder को and down the arm, ठीक है। अब patient आपको बताएगा कि sharp pain, tingling, burning sensation in the involved period. डिपेंड्स, अगर बिल्कुल हल्की सी उस पे इम्पिंजमेंट है तो वो सिंपली आपको टिंगलिंग सुइयां चुभती फील होगी, बट अगर ज्यादा है तो पेशेंट का लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। देयर मे बी सेंसरी और मोटर लॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इन्वॉल्व नर्व रूट एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी में भी डिमिनिश, ठीक है। रिफ्लेक्सेस जो आप चेक करते हो वो भी पेशेंट के डिमिनिश हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हमारे पास दो टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। एक है शोल्डर एब्डक्शन रिलीफ टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपने पेशेंट को कहना है पाम अपने हाथों की जो पाम है उसको टॉप ऑफ योर स्कल पे रखने का आपने उसको कहना है, ठीक है। उससे क्या होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यूं इस तरह टॉप पे रखते हो तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका वर्टिब्री है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, गैप बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जो उस पे आपकी इम्पिंजमेंट पड़ रही थी नर्व पे वो थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने शोल्डर को ऊपर रेज कर लिया, शोल्डर रेज किया तो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई और नर्व पेन जो है वो उस टाइम के लिए खत्म हो जाए। दिस इज सिंपली द शोल्डर एब्डक्शन रिलीफ साइन। फिर जैसे ही पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा उसको वो पेन दोबारा फील होगा। देन स्पर्लिंग टेस्ट क्या होता है, पेशेंट की नेक आपने एक्सटेंड करवानी है, यानी नॉर्मल वो अपनी सीधी नेक रखें एंड रोटेट, रोटेट आप रोटेट करवा लोगे टू द राइट और टू द लेफ्ट, ठीक है। एंड देन लेटरली बेंड द हेड टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड एंड एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज देन अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द पेशेंट हेड। This test is positive when maneuver reproduces the patient's typical radicular arm. अच्छा, इसमें आपने क्या कहना है, हमने पेशेंट को सीधा अपनी नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखने का कहना है। देन यू विल आस्क द पेशेंट टू रोटेट द नेक, रोटेट या तो राइट लेफ्ट साइड पे आप पेशेंट को रोटेट कर, उसने राइट साइड पे रोटेट कर ली अपनी नेक, व्हाट विल यू डू नाउ, रोटेट के बाद लेटरली बेंड द हेड टुवर्ड्स द फेक्ट। अब वो लेटरली यू नीचे की तरफ अपना हेड बेंड करे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से पेशेंट के सर से एक फोर्स लगाते हैं। जब आप वो फोर्स लगाओगे ऊपर से तो स्पाइनल कॉर्ड दोबारा से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, यानी जो हम एब्डक्शन साइन में रिलीफ देख रहे थे अब हम वही पेन पेशेंट को खुद दे रहे हैं, हम ऊपर से उसके सर के ऊपर से फुल फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशनिंग दोबारा चेंज होगी और वो जो जहां पर वो उसको कंप्रेशन या पेन फील हुई थी अब वो दोबारा पेन फील होगी, ठीक है। जो टिपिकल आर्म पेन थी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। दो साइन है हमने पढ़े, शोल्डर एब्डक्शन रिलीफ साइन, नंबर 2 स्पर्लिंग साइन। एब्डक्शन में ये है जब पेशेंट अपना सर के ऊपर सिंपली हाथ रखेगा, फोर्स नहीं लगानी, सिर्फ आपका मकसद क्या था, हमने शोल्डर रेज करवाया है तो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई तो वो जो पेन थी दैट विल सबसाइड फॉर द टाइम। नंबर 2 इज स्पर्लिंग टेस्ट। अब हमने वो जो पेन थी उसको मिमिक करना, यानी हमने दोबारा से कुछ ऐसा करना है कि वो नर्व रूट उसी जगह पे कंप्रेस हो। उसमें क्या होता है, आप सिंपली पेशेंट को जो नेक है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा के लेटरली बेंड, ठीक है, लेटरली आप बेंड कर रोटेट करवा लोगे टू वन साइड एंड लेटरली बेंड करवा के ऊपर से फोर्स लगाओगे। जब आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो उससे क्या होगा कि वो जो स्पाइनल कॉर्ड दोबारा से कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से क्या होगा, वो जो नर्व रूट है वो दोबारा से हिट होगी, वो जहां पर पहले इम्पिंज हुई थी, जहां पे पहले जिस वजह से उसको पेन हुई थी वो दोबारा सेम पेन होगी। उसके अलावा है herniation और degeneration of an intervertebral disc may produce specific radicular patterns, ठीक है।
अब ये क्या है? अच्छा एक सेकंड में आती हूँ जरा, आई हैव टू अटेंड द कॉल। हेलो सर। हाँ जी। बाद में कॉल। अच्छा, अब ये जो है डर्मेटोम्स ऑफ द अपर आर्म, कि कहाँ कहाँ C4 नर्व यहाँ तक सप्लाई करिए, C5 इधर, C6 इधर, 7 8 T1 T2, ठीक है, आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। अब इधर अब वो कह रहे हैं कि अगर हर्निएशन की वजह से C5 या C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होगी, द पेन विल रेडिएट टू द शोल्डर और लेटरल आर्म एंड डोर्सल फोरआर्म। ये हाथ सीधा है तो इसकी लेटरल साइड ये बनती है, देखो C5 C6, ठीक है, C5 C6 से उसने कहा था लेटरल साइड ऑफ द आर्म में आपको पेन फील होगी, एंड इवन ऑन द डोर्सल साइड, डोर्सल यानी कि बैक ऑफ योर आर्म, तो ये दिस इज द बैक ऑफ योर आर्म, ठीक है, देखो नेल्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये बैक ऑफ आर्म को शो कर रहे हैं, तो इधर भी इधर पेन होगी C5 एंड C6 में, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। उसके अलावा इट कुड सिंपली एनेस्थीसिया पैरेस्थीसिया में भी प्रेजेंट, ठीक है, वीकनेस हो सकती है, इट कुड इन्वॉल्व द बाइसेप्स, रिस्ट एक्सटेंसर्स, ब्रेकियोरेडियलिस, बाइसेप्स रिफ्लेक्सेस ऑफ्टन डिक्रीज्ड और एब्सेंट, ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए C5 C6 अगर कंप्रेस होगी तो कौन कौन सी जगह जहां पे लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है, वो सिंपली लिखा हुआ है, वो आपको डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है, देन इफ C6 C7 is involved, ठीक है, it is similar to that of the C7 radiculopathy, एनेस्थीसिया एंड पैरेस्थीसिया होगा, ठीक है, C6 C7 में ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाला एरिया आपका C6 एंड C7, कुछ हैंड के मसल्स, फिंगर के मसल्स, देन C6 यहाँ पे ट्राइसेप्स आपका पड़ा होता है इस जगह पे, ठीक है, तो ट्राइसेप्स कुड बी अफेक्टेड, ये देखो C6, then C7 से T1 pain में occur along the medial aspect of the upper arm and forearm। मीडियल एस्पेक्ट कौन सा बनता है, ये वाला, अभी हमने पढ़ा C8 एंड T1 की हम बात करें तो ये मीडियल साइड ऑफ द आर्म, यानी लॉस ऑफ फंक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, ठीक है, ये बेसिक बेसिक जो यहाँ पे 2-3 लिखे हैं आपको इन्हीं का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन कम सर्वाइकल माइलोपैथी, ठीक है, माइलोपैथी में क्या होता है, माइलोपैथी हमने पढ़ा था कि माइलोपैथी क्या होती है कि ओवरऑल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कंप्रेशन होती है, ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर आपके पास वो नहीं है, रेडिकुलोपैथी नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर नर्व रूट इन्वॉल्व नहीं हो रही, पहले हमने पढ़ा नर्व रूट इन्वॉल्व थी, इसलिए हमने स्पेसिफिक एरियाज को स्टडी कर लिया, इसमें क्या है कि ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल माइलोपैथी अलोन इन दी एब्सेंस ऑफ रेडिकुलोपैथी इज पेनलेस, ठीक है, नॉर्मली इतनी कोई पेनफुल नहीं होती क्योंकि ओवरऑल थोड़ी सी कॉर्ड कंप्रेशन होती है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगी, ठीक है, अभी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, अब ज्यादा अपेरेंट वो कब होती है, जब उसकी कॉर्ड कंप्रेशन के साथ साथ जो उधर से नर्व रूट्स निकल रही हैं वो साथ कंप्रेस हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं इकट्ठे माइलो रेडिकुलोपैथी, ठीक है, तो जब वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी तब ज्यादा पेन, सिंपल माइलोपैथी इज नॉट पेन, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इंक्लूड्स गेट डिस्टर्बेंसेस विद बैलेंस डिफिकल्टी, फाइन मोटर डिसफंक्शन, ठीक है, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन, ठीक है, हमें पता है अगर स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से ही कंप्रेस हो जाएगा आपका, और साथ सिंपल अगर कॉर्ड कंप्रेशन है, हल्की सी कंप्रेशन है तो ऑब्वियसली इट विल बी पेनलेस, बट अगर कॉर्ड ज्यादा कंप्रेस हो रही है तो उससे नीचे जितनी भी नर्व के फंक्शन है वो सब उन सबका लॉस ऑफ फंक्शन होगा, जिसमें क्या क्या हो सकता है, ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन, ठीक है। अब फिजिकल फाइंडिंग्स में क्या होगा, आपकी वहीं से तो नर्व्स सप्लाई जाएंगे टू द लेग्स, पेशेंट को डिफिकल्टी इन वॉकिंग होगी, डिसडायोडोकोकाइनेसिया, हाइपररिफ्लेक्सिया एंड वेरियस सेंसरी एंड मोटर चेंज। डिसडायोडोकोकाइनेसिया होता है कि अब मैं इधर आपको कैसे दिखाऊं,
सेरेबेलम के जो डिसफंक्शन होता है उससे वैसे ही प्रोड्यूस होता है डिसडायोडोपाकाइनेसिया। उसमें क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को क्लैप करने का कहते हो कि वो हाथ ऊपर, एक आर्म ऐसे ही नीचे ही रखे और दूसरे आर्म को ऊपर ले जाके क्लैप करे सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी, तो पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म दैट एक्शन। ठीक है, तो उसको हम सिंपली डिसडायोडोपाकाइनेसिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्स, दैट इज हॉफमैन्स रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है, आपने क्या करना होता है, पेशेंट की जो मिडिल फिंगर है हम उसको हल्का सा ऐसे फ्लिक, सिर्फ एक टच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो नॉर्मल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और थंब है, वहां पे आपको एकदम से फ्लेक्शन फील होती है। ठीक है, वो ये रिफ्लेक्स सिंपली ये शो करता है कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है वो मेंटेन है, यानी स्पाइनल कॉर्ड इस लेवल पे भी ठीक है, यानी कोई मसला नहीं हुआ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कैरिंग द मैसेजेस इट इज सपोज टू कैरी। ठीक है, हमने हॉफमैन रिफ्लेक्स से ये चेक किया, हमने सिर्फ मिडिल फिंगर को फ्लिक किया तो क्या होगा, और आपकी इंडेक्स फिंगर विल वहां पे जॉइंट फ्लेक्शन। ठीक है, उसके अलावा देयर कैन बी अपगोइंग टोज, बेबिंस्की साइन उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेबिंस्की साइन क्या होता है, अगर कोई भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है ना, तो उसको हम बेबिंस्की साइन कहते हैं। ठीक है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स में सिंपली ये होता है कि आप पेशेंट के अगर रिफ्लेक्सेस चेक करते हो, हम पेशेंट के पाँव पे अगर किसी की या उससे पाँव पे उसके आप मूवमेंट करते हो, तो नॉर्मली एक रिफ्लेक्स होता है कि पेशेंट के टोज डाउनवर्ड मूव करते हैं एज अ रिफ्लेक्स। लेकिन बेबिंस्की पॉजिटिव सिंपली मींस कि पेशेंट के जो टोज है, पेशेंट क्या करते हैं उनको स्प्रेड आउट कर लेता है और ऊपर डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाती है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नॉर्मल लोग अपने टोज नीचे की तरफ, कभी गुदगुदी को पाँव पे करे तो एकदम से आपका रिफ्लेक्स होता है जो उंगलियां में नीचे को मूव करती है, बट इसमें ऊपर को मूव करती है स्प्रेड आउट। तो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव सिंपली ये शो करते हैं कि या तो कोई ब्रेन में कोई पैथोलॉजी या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कोई पैथोलॉजी चल रही है। ठीक है, अब जहां पे कंप्रेशन हुई है, अगर वहां से नर्व सप्लाई ऑफ द हैंड, जो जो नर्व सप्लाई खत्म होगी वो मसला होगा। एट्रोफी ऑफ द थिनार मस्कुलेचर हो सकता है, इनएबिलिटी टू मेंटेन रिंग एंड स्मॉल फिंगरनेल एक्सटेंडेड एंड एडक्टेड पोजीशन। ठीक है, इसको हम फिंगर एस्केप साइन कहते हैं। अच्छा, लर्मिट साइन क्या होता है, इसमें सिंपली आप फ्लेक्शन ऑफ द नेक करते हो तो पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आने लग जाती है डाउन द एक्सियल स्पाइन या एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने जो है ये अब बस ये बस एक साइन है, इससे आपको पैथोलॉजी नहीं पता चलेगी कि मसला क्या है। यू विल जस्ट से कि लर्मिट साइन इज पॉजिटिव। उसके बाद फिर हम पेशेंट के फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा स्पाइनल कॉर्ड इस लेवल पे डिस्ट्रॉयड है या इस लेवल पे कोई मसला है। फिर आपने पेशेंट की सेंसेशन चेक करने के लिए हमने सीएनएस एग्जामिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, उस वक्त हम क्या करते हैं, 4 से 5 सेंसेशन होती है दैट यू हैव टू चेक इन अ पेशेंट। एक होती है लाइट टच। ठीक है, सिंपली आप कॉटन से पेशेंट को टच करके देखते हो कि वो लाइट टच है। पिन प्रिक, एक पिन लेके जो उसका बैक ऑफ द पिन होती है, जो हेड ऑफ द पिन होती है, उससे हम पेशेंट को हल्का सा वो करके देखते हैं। ठीक है, एंड वाइब्रेशन यूजिंग अ ट्यूनिंग फोक। ठीक है, अगर ये तीनों ठीक है तो हम कहते हैं कि सेंसरी एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपने पेशेंट के सारे रिफ्लेक्सेस चेक करने, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, ब्रेकियोरेडियलिस, क्वाड्रिसेप्स एंड अकिलिस टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, gait should be tested during normal gait as well as with toe to heel walk. gait आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है लास्ट पेशेंट कि आपको वॉक करके दिखाए नॉर्मल वॉक, वो हम उसका नॉर्मल गेट देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने टो टू हील वॉकिंग में क्या होता है कि उसको आपने कहना है कि एक लाइन में चलना है पेशेंट। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको सेरेबेलम और सेरिब्रम के डिजीजेस का पता चल जाता है। इन सेरेबेलर डिजीज पेशेंट के लिए मुश्किल होता है इस तरह से नॉर्मली चलना विद टो टू हील वॉकिंग। ठीक है, यानी जहाँ पे पाँव रखा है तो अगला पाँव एग्जैक्टली उसके आगे, यानी अगले पाँव की हील उसके टोज को टच करे, दैट इज द टो टू हील वॉक। ठीक है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हाउ विल यू इवैल्यूएट द पेशेंट। हम उसमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें सीबीसी, ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन आ जाती है। ये इसलिए देखने के लिए कि पेशेंट कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी तो नहीं है। ठीक है, these results will most commonly be abnormal when an infectious or malignant process is involved. ठीक है, अगर तो इन्फेक्शन होगा तो सीआरपी, जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं आपके पास रेज्ड होंगे इन इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोग्राम। आप करते हो, इलेक्ट्रोग्राम से क्या होता है
कि हम एक नर्व को स्टिमुलेट करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो नर्व जिस जिस मसल को सप्लाई कर रही है उसकी मूवमेंट हो रही है नॉर्मल। अगर नॉर्मल हो रही है इसका मतलब है कि नर्व बिल्कुल ठीक है, नर्व के अंदर तो प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोग्राम। ठीक है, हम किसी एक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और फिर स्टडी करते हैं उसके जिस जिस मसल को उसने सप्लाई करना है कि वहां पे नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, अगर हो रही है तो वी से दैट नर्व रूट इज नॉर्मल, यानी उसकी कोई पैथोलॉजी नहीं। सिंपल प्लेन एक्सरे, प्लेन एक्सरे से आपको क्या पता चल जाएगा, हम देख सकते हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क नैरोइंग तो नहीं हुई, हर्निएशन इतनी आपको नहीं नजर आएगी एक्सरे पे। ठीक है, जस्ट आपको नैरोइंग या बोनी स्पर्श नजर आ सकते हैं। ठीक है, माइलोग्राफी, माइलोग्राफी सिंपली यही होता है, हमने सीटी स्कैन करना होता है विद कॉन्ट्रास्ट, दैट इज माइलोग्राफी। ठीक है, सीटी स्कैन में क्या होता है, आपको सीटी स्कैन क्या बताएगा, फोरामिनल स्टेनोसिस या बोनी ऑस्टियोफाइट, वो एक कोई भी जो स्पाइनल कैनाल है उसमें कुछ स्टेनोसिस तो नहीं हो, ये सेम जो हमने बैक पेन में चीजें पढ़ी थी एग्जैक्टली वही वाली चीजें। ठीक है, बोनी ऑस्टियोफाइट्स नजर आ जाए। जो एमआरआई है, ठीक है, इट इज द प्राइमरी इमेजिंग मोडेलिटी ओवरऑल। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन के जितने डिसऑर्डर्स हैं आपके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज एमआरआई। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे आपको सॉफ्ट टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड दोनों नजर आएंगे एंड इट कैन प्रोवाइड द सैजिटल एज वेल एज द एक्सियल कैनाल डायमीटर। ठीक है, कि हम कैनाल की देख लेंगे, कंप्रेशन तो नहीं है कहीं से उसका डायमीटर मेजर करके कि नॉर्मल डायमीटर से कम तो नहीं है, वो सब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट, उसमें क्या क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव केयर। ठीक है, इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद नेक पेन विद और विदाउट रेडिकुलर। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आप कहते थे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, हम पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज करने से मना करेंगे जिसमें उसको नेक को बहुत ज्यादा फ्लेक्स या बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़े। ठीक है, उसके बाद टिपिकल एक्टिविटीज ये है कि आप पेशेंट को स्पोर्ट्स का कहेंगे। ठीक है, सिटिंग एट अ डेस्क जो है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आपने अवॉइड करने की, एकदम से डेस्क पे बैठ के कुछ रीड करते हैं तो पेशेंट की नेक फ्लेक्स होती है, आपने कहने कि वो अगर इफ यू हैव टू डू दैट तो बीच में ब्रेक्स नहीं है। ठीक है, ड्राइविंग हो गई। ठीक है, एक सर्वाइकल कॉलम मिल जाता है जो क्या करता है आपकी रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर देता है। ठीक है, फिर आपने थोड़ी देर के लिए नेक को रेस्ट देना, लिमिटेड मोशन। ठीक है, उसके अलावा 2 या 3 पिलोस हम रख लेते हैं एट नाइट। ठीक है, कि सारा का सारा जो बर्डन है वो आप हेड वेट है वो आपकी नेक पे ना पड़े इसलिए। ठीक है, ठीक है, बाकी सिंपल मसाज आ जाती है। उसके अलावा यूज ऑफ मेडिकेशन पे आ जाता है। मेडिकेशन में क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन, माइल्ड नार्कोटिक्स हो सकती है, मसल रिलैक्सिंग एंड स्टेरॉइड्स। अगर इन सबसे फर्क नहीं पड़ता देन वी मूव टुवर्ड्स स्टेरॉइड। फिजिकल थेरेपी में आ जाओ, उसमें क्या आ जाता है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेक इन रेडिकुलर आर्म पेन। ठीक है, आप पेशेंट की फिजिकल थेरेपी भी करेंगे एडवाइस पेशेंट। अब जो नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, अगर उससे पेशेंट की नेक पेन नहीं ठीक हुई तो आपने क्या करना है, रिमूव, हमने सारी इमेजिंग मोडेलिटीज करने के बाद यू विल नोटिस द लेवल ऑफ स्टेनोसिस या कहाँ पे सारा मसला आ रहा है। ठीक है, तो फिर वी हैव टू प्रोसीड फॉर सर्जरी। द गोल ऑफ सर्जरी विद माइलोपैथी इज टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे कंप्रेस हो रहा है तो हमें उस कॉर्ड कंप्रेशन को रिलीव करना है, क्योंकि अगर वो कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस होता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो पेन टिंगलिंग है वो परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन को लीड करेगा। समझ आ गया आज का लेक्चर, थोड़ा सा आई नो इट वाज लिटिल बोरिंग, बिल्कुल कोई टिपिकल नेक पेन बैक पेन वाला था, लेकिन इट इज वेरी इजी वंस यू स्टडी इट ऑन योर ओन। आप इसको पढ़ना, बहुत इजी चीज है।
लेक्चर अटेंडेंस में आप लोगों की खुद ही पे लगा दूंगी देख के। आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट इसका। वैसे तो जूम पे आ भी जाती है डिटेल्स में किसने कब ज्वाइन किया, तो आई विल मार्क अकॉर्डिंगली। मैम ये हमने 8 लेक्चर पढ़ा है। ये था हमारा 7। एक्सक्यूज मी मैम क्विज में कितना सिलेबस है, कितने लेक्चर्स हैं? क्विज में आप लोगों के आएंगे अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स। ठीक है, मैं वेट करी हूँ कि एक बार ओपन हो जाए तो ऑन कैंपस ही हो जाए आप लोगों की quiz। ओके मैम। मैम हम क्लास लीव कर दें? हाँ जी बेटा, यू कैन लीव द क्लास नाउ। मैम आपने अटेंडेंस ले ली है, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। हाँ जी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं मार्क कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप रिकॉर्डिंग्स देंगी लास्ट लेक्चर की भी और इस लेक्चर की भी? कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह मिस हुए हो तो उसके हाँ जी, लिए। वो मैंने एक बार गूगल ड्राइव पे एक ही बार अपलोड करूंगी और फिर मैं आप लोगों को ना उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू।